रेसिंग नाम आया तो भाई बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जाना ही नहीं है, फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करती, आप उनको क्या कहते हैं? मैं उनको कहता हूँ कि रेसिंग बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक साल में 67,960 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हुए जिनमें यूथ ने अपनी जान गंवाई। 15 की 15 पाकिस्तान में अगर मुझे जगह हुकूमत से मिल जाए तो मैं 15 की 15 डिफरेंट फॉर्मेट्स की रेसेस करा सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो रेस कराते हैं, वो उस रेस के अंदर 70 सीसी वाला भी खड़ा हुआ है, 250 सीसी वाला भी खड़ा हुआ है। ओके, इट्स नॉट फेयर विद द पर्सन हु इज राइडिंग अ 70 सीसी। बिल्कुल एग्जैक्टली। जहाज बगैर ट्रेनिंग के जिस तरह नहीं उड़ाया जा सकता, हैवी बाइक उस तरीके से बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के नहीं चलाई जा सकती। पाकिस्तानी यूथ, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को विद इन 1 year ऑफ ट्रेनिंग they can easily beat them at their own game very easily. क्या एक नॉर्मल बाइक राइडर भी अपना शौक पूरा कर सकता है थ्रू योर क्लब्स या फिर आपकी ट्रेनिंग से? I will purchase and keep my own bikes. अच्छा, ताकि किसी को खरीदनी ना पड़े. So there will be training bikes and the last T क्या हो सकता है? ट्रेनिंग। Yes. मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला चाहिए और फिर आप दूसरों की ट्रेनिंग करें। ड्यूरिंग रेसिंग या फिर राइडिंग के दौरान व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ये खतरनाक अमल है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं अच्छा। है और मैं तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। बाइकिंग क्यों थेरेपिस्ट है? Oh yes, what a wonderful question to finish this. साइकेट्रिस्ट की जो बिल्डिंग होती है उसके बाहर मुतअद्दिद गाड़ियां खड़ी हुई देखी होंगी, हैवी बाइक कभी खड़ी नहीं देखी होगी। Heavy biker does not need a therapist because the heavy bike is its own therapist. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर होस्ट गजल अशरफ अवान। रोजाना की बुनियाद पर इस प्लेटफॉर्म से आप देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इशू जिस पर हम बात करते हैं, चाहे वो सियासत से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एपिसोड, कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमारी ज़िंदगियों को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही मुख्तलिफ है क्योंकि आज हम एक ऐसे शौक की बात करेंगे, एक ऐसे जुनून की बात करेंगे, एक ऐसी रफ्तार की बात करेंगे जो कि शायद ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस तरह डिस्कस होती है या फिर सोशल मीडिया पर भी उसका इतना चर्चा नहीं होता या फिर डिस्कशन का हिस्सा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ग्राउंड्स, बड़े बड़े ग्राउंड्स हमारे माइंड में आते हैं, या फिर अभी जो मैचेस चल रहे हैं, मैं हालिया मैचेस की बात कर रही हूँ, या फिर कोई भी इस तरह का स्पोर्ट जो कि खेल इस तरह से रिलेटेड हो, जो मैदानों से हो। लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही अलग खेल के हवाले से। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी स्पीड, एक ऐसी रेस के हवाले से जिसका जो शौक है ना, वो हमारी नौजवान नस्ल के दिलों में आसमान को छूता है। और इसके साथ साथ ये रेस, ये खौफनाक खेल, इसमें क्या मिथ्स हैं, उन सबको भी आज हम क्लियर करेंगे। और उन सब चीज़ों से पर्दा हटाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है, जिनकी हिम्मत, जुनून और रफ्तार तीनों की मिसाल नहीं मिलते। टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आमिर जफर साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता चल गया कि इनका बैकग्राउंड आर्मी से है। ये बहादुर जवान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ एक जानी मानी शख्सियत हैं, एक बड़ा नाम है, स्पीड की दुनिया के भी असल हीरो हैं। तो आज की कॉन्वर्सेशन हमारी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं बल्कि एक आई ओपनिंग भी होने वाली है। तो हमारे साथ रहिएगा और आखिर तक हमें ज्वाइन कीजिएगा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ रेसर, और ये जर्नी किस तरह से शुरू हुई आपकी, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? एक बहुत संजीदा फील्ड आर्मी की, उसके साथ ये रेसिंग की फील्ड, किस तरह से आप आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया टू बिगिन विद। आर्मी का डेफिनेटली एक मिजाज होता है और उस मिजाज में मैंने 27 साल गुजारे, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जब मैं हाजिर सर्विस था, बिफोर माई रिटायरमेंट, उस वक्त भी और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग। मैंने हमेशा किसी चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की है। अच्छा। आई डू नॉट लाइक, इन माई पर्सनैलिटी, आई डू नॉट लाइक टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी या सेटल फॉर द बीटन पाथ। तो इस हवाले से जितने भी शोबाजात हैं ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो निजी लेवल के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे आप कर लें, आप बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, हर जगह देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। Exactly. तो बजाय इसके कि इंसान
अपने आप को उनमें शुमार करे जो सिर्फ ये नुक्ताचीनी करते हैं कि यार ये काश ऐसा होता, ये क्यों नहीं हो रहा, आपने करके दिखाया। तो आई वांटेड टू बी दैट डिफरेंट पर्सन, दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सही। अच्छा सर, जब आप लोग आपको ये कहते हैं कि रेसिंग मुमकिन ही नहीं है, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात की जाए, नहीं रेसिंग का वर्ड नाम आया तो भाई बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जाना ही नहीं है, फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करती, आप उनको क्या कहते हैं? मैं उनको कहता हूँ कि रेसिंग बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है लेकिन रेसिंग तब मुमकिन नहीं है जब आप गलत जगह पे करें। देखिए, एक हेलीकॉप्टर है, उसका मकसद है हवा में उड़ाना। अब अगर उसको पहिए लगा के और जीटी रोड के ऊपर चलाना शुरू कर दें तो ये हिमाकत होगी, इसमें एक्सीडेंट भी होगा, एंड ऑब्वियसली दैट इज द रॉन्ग वे टू डू इट। ठीक है, इसी तरीके से मोटरसाइकिल की रेसेस ज़रूर होनी चाहिए हैं, यूथ के पोटेंशियल को बाहर लेके आती हैं, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं। मेरे जैसा बुढ़ा तो अब रेस कर नहीं सकता, ठीक है, मैं तो कितना चला लूँगा, लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि देयर आर पीपल हु नो कि किस चीज़ के प्लेटफॉर्म की रेसेस कैसे की जा सकती हैं और उनको करने की जगह कौन सी है। मैंने अपने आप को उस जगह पे पोजीशन किया है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वो आउटलेट दिया जाए जहाँ पे वो अपनी भरपूर फन का मुजाहिरा भी करें, सीखने के बाद सेफ्टी के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ, बाकायदा रेस के पैरामीटर्स में रहते हुए। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम वो कम्यूटर्स को डिस्टर्ब ना करें, वो ट्रैफिक को खराब ना करें, दे शुडंट रेस ऑन द रोड्स। हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि आपके क्लब्स भी हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग्स बच्चों को आप देते हैं? ओके, मैंने जो अपना एक क्लब बनाया हुआ है हैवी बाइक की ट्रेनिंग देने के लिए भी। हैवी बाइक का मतलब ये हो गया एनीथिंग विच इज 250 सीसी और अबव। अब मैंने अपने बेटे को सिखाने से शुरू किया और मेरा बेटा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1200 सीसी की बाइक चलाता है, बिग इंजन। बट ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट बिहाइंड दैट। जितना अरसा मैंने उसको न सिर्फ ट्रेनिंग टू राइड अ बाइक एंड दी राइट माइंड टू राइड अ बाइक सिखाया है। इसी तरीके से जब दूसरे बच्चों को मैं देखता हूँ, आपको पता है कि जो लास्ट सर्वे किया गया पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक साल में 67,960 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें 96,000 प्लस यूथ ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल। एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रेनिंग, द लैक ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द रेसिंग। तो अब मैं बच्चों को एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 150 सीसी गोइंग ऑल द वे अप टू 1200 सीसी इसको चलाने के तरीकाकार समझाता हूँ। और थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, इसलिए मैंने कुछ अर्सा पहले पिछले साल एक बाकायदा पर्पस बिल्ट ऑफ रोड ट्रैक बनाया था। अच्छा। जिसके ऊपर आप मोटरसाइकिल रेसिंग कर सकते हैं। इसके पीछे जो एम था वो ये कि देखिए, कोई लोग अगर इतना पैसा लगा के कुछ बनाते हैं ना, दे वांट टू मेक इट हाई अर्निंग, कि उसकी मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, जाहिर है ट्रैक बनाने पे पैसा लगता है। मेरा एम वो नहीं था। आई यूज माई ओन मनी और मैंने उससे वो ट्रैक बनाया। और वो ट्रैक बनाने के बाद जितने बच्चे आए उनका पहले मैंने उस पर टेस्ट लिया, फिर उसके ऊपर उनको एक हफ्ता प्रैक्टिस करने के लिए दिया, एंड देन ओनली आई अलाउड देम टू रेस। नॉट ओनली दिस, एक नया फॉर्मूला जो उसमें मैंने सीखा वो ये था, और फिर उनको सिखाया कि हर बच्चा तो नहीं इस वक्त कोई 600 सीसी 800 सीसी की बाइक लेके आ सकता है, प्रीटी एक्सपेंसिव बाइक्स, मोर देन इवन अ कार। तो इसलिए मैंने उनको बताया कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग 70 सीसी बाइक्स होती हैं या 100 सीसी बाइक्स होती हैं या 125 सीसी बाइक्स होती हैं, उनको आप कस्टमाइज करें बाय एडिंग रोड टायर्स। अब वो सॉरी ऑफ रोड टायर्स। अच्छा। ऑफ रोड टायर और रोड टायर में बहुत फर्क है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऑफ रोड टायर लगवा के उनको मैंने, विच वाज नॉट एक्सपेंसिव, उनको उसी बाइक की कैटेगरी के अंदर मैंने रेस करवाई, सो दैट दे गेट अ फील ऑफ द ग्राउंड। एंड रिजल्टेंटली आफ्टर दैट फर्स्ट बाइक आई मेट एटलीस्ट, इफ नॉट मोर देन 100, आई मेट एटलीस्ट 100 बॉयज जिन्होंने कहा सर हम तो बहुत हिमाकत करते रहे अपनी जिंदगी के साथ और अपनी बाइक के साथ भी, कि हम सड़क पे रेसिंग करते थे। इसके बाद तो अब हम सिर्फ आपके ट्रैक पे आएंगे। अपनी जानों का ज़िया तो था ही, लेकिन साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में थी। अच्छा, ये बताएं सर कि एक रेसिंग ट्रैक पर चैलेंजिंग सिचुएशन क्या होती है? आपने तो बाकायदा ट्रैक्स बनाए, फिर उन पे बच्चों को सिखाते भी। अगर एक नॉर्मल ट्रैक की बात की जाए तो उस पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। इसका पहला हिस्सा ये है कि लेट अस नॉट गो विद द आइडिया कि रेसिंग ट्रैक इज ओनली ऑफ रोड। ठीक है, आपको पता है कि मोटरसाइकिल की कितनी मुख्तलिफ किस्म की रेसेस हैं। बिल्कुल। देयर आर 17 डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन मोटर बाइकिंग एंड लेस
2 ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस, 15 की 15 पाकिस्तान में अगर मुझे जगह हुकूमत से मिल जाए तो मैं 15 की 15 डिफरेंट फॉर्मेट्स की रेसेस करा सकता हूँ. सो व्हेन आई से 15 रेसेस, इसमें से कुछ ऑफ रोड है, इसमें से कुछ पहाड़ पे होती हैं, इसमें से कुछ जमीन में होती हैं, इसमें से कुछ ऐसी हैं जो रिवर बेड से भी गुजरती हैं, एंड देन देयर आर दोज जो कि सड़क के ऊपर भी चलती हैं ऑन ये जो आपकी टामेक है, जो नॉर्मल रोड सरफेस है. इसमें सबसे पहले तो समझने वाली बात ये होती है कि जैसी सरफेस वैसा टायर. ठीक है, पहली चीज ये जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एज इंपॉर्टेंट एज के कोई शख्स कहे कि क्या मैं 3 पहियों के साथ गाड़ी चला सकता हूँ या चौथा भी लगा लूँ, तो जिसका एक बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है. इट इज जस्ट लाइक दैट. लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछें, ही विल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. एंड व्हाई विल ही नॉट हैव द आइडिया? There are 2-3 reasons for that. Number 1, उनके पेरेंट्स नहीं करते, so they don't know. उनके पेरेंट्स ने बच्चों को रेस लगाते हुए सड़कों पे देखा है, एक्सीडेंट होते हुए, मरते हुए या बहुत सीरियस इंजरी करते हुए. They don't want their children to do it. तो वो जब रेस का नाम लेते हैं कहते हैं नहीं मुमकिन ही नहीं है, करना ही because नहीं they है. don't know what race is and where all it can be done. Number 3, उसके लिए जो डिफरेंट फॉर्मेट्स की रेस, उसमें डिफरेंट किस्म की बाइक्स चाहिए. Some of them are very expensive, but anyone can start off with a normal bike. That is where I come in the picture. I want to create it easy for the kids that they compete at smaller levels, maybe at divisional level, and then go up to provincial levels and then national races. क्योंकि मैंने एक नेशनल रेस भी कराई हुई है. और अगर इनको छोटी बाइक्स के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी बना के दे दी जाए तो उसमें क्या होता है, देखिए लोग क्यों नहीं बनाते छोटी कैटेगरीज. अब मिसाल के तौर पे देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ बाइक कैपेसिटी. वो इंजन कैपेसिटी बाइक से 300 सीसी हो गई, 450 सीसी हो गई, उनके लिए आपने बना दिया. अब देखिए उनके लिए आपने उतने ही नंबर ऑफ रेफरीज लेके आने हैं, उनके लिए उतना ही नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रैक्स लेके आने, फिर उनके लिए उतने ही नंबर ऑफ प्राइजेस लेके आने हैं, ट्रॉफीज. खर्चा होता है ना, जितना बढ़ जाता है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो मैं इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाह रहा हूँ कि जब यूथ के लिए करना ही है तो फिर खर्चा कैसा. सो देन दैट इज व्हाई आई एम प्रपोजिंग क्रिएटिंग 6 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान इन एनी रेस, मेड बी ऑन द रोड और मेड बी ऑन ऑफ रोड. उससे होगा ये कि जो 70 सीसी वाला लड़का है वो 70 में कम्पीट करेगा, जो 100 सीसी वाला है वो 100 में. अब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो रेस कराते हैं, वो बस मनी माइंडेड एंड शॉर्टकट एंड नो विजन रिलेटेड. तो वो क्या करेंगे कि हाँ जी रेस है, अब उस रेस के अंदर 70 सीसी वाला भी खड़ा हुआ है, 250 सीसी वाला भी खड़ा हुआ है. नाउ हाउ कैन दैट बी नॉलेज ही नहीं है. और फिर इट्स नॉट फेयर विद द पर्सन हु इज राइडिंग अ 70 सीसी. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो इसलिए उनको जब छोटी बाइक्स पे चला के प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट विनिंग. दैट इज व्हाट विल स्टार्ट गिविंग देम कॉन्फिडेंस. उस कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास न सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि उनके पास विनिंग के पैसे भी आएंगे. दैट मनी दे कैन यूटिलाइज टू अपग्रेड देयर बाइक्स. इट्स एज सिंपल. अगर आप जैसे लोगों की सोच पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान अभी तक तरक्की कर जाता. मुझे सर ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी कितने ट्रैक्स हैं और आपको क्या लगता है कि वो ट्रैक्स कैपेबल हैं जो लोग इसके ऊपर रेसिंग करते हैं? मुझे लगता है कि आपका शोभा रेस के साथ कहीं ना कहीं रहा है, क्योंकि आपके सवाल बहुत अच्छे हैं. अच्छा देखिए, ये बहुत ही डिटेल वाला और बहुत ही आइडियल सवाल आपने पूछा. देखिए इसमें रेसेस के ट्रैक्स हमारे पास बहुत है. आपने थर की रैली सुनी होगी, आपने चोलिस्तान डेजर्ट सुनी होगी, आपने उसके अलावा ये गोरख में हिल्स में रेस सुनी भी होगी, आपने रावी रिवर बेड का सुना होगा. दीज आर ऑल. इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ ट्रैक्स हैं. द प्रॉब्लम इज कि जो लोग रेस करा रहे हैं, वन दे डोंट नो कि किस बाइक के लिए किस किस्म का ट्रैक होना चाहिए. नंबर 2 दे डोंट केयर कि किस किस्म का होना चाहिए. भाई वो रेसर गिरेगा, उसकी हड्डी टूटेगी, मेरा क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या फर्क पड़ता है. इफ आई डू नॉट ट्रीट एवरी सिंगल रेसर हु कम्स ऑन माय ट्रैक लाइक माय ओन सन, that I'm worried about his well-being at the end of the race, then I am not the right person who's arranging the races. ठीक है, तो इसके लिए अब मैं अगर बाइक्स की कैटेगरी आपको बताना शुरू कर दूं, there is a motocross bike, there is a supercross bike, there is an enduro cross bike, there is a street bike, there is a super bike, there is a drag bike. So डिफरेंट किस्म की मैंने अभी आपको चंद बताई हैं. तो इनकी हर एक की जब आप देखेंगे ना कि स्पेसिफिकेशंस और उनके टायर्स वगैरह देखेंगे तो उसके मुताबिक उनका ट्रैक भी मुख्तलिफ होगा. लेकिन मजे की बात क्या है, एक मोटोक्रॉस बाइक को ही आप ले लें, वो तो एक कैटेगरी है. उसके अंदर 250 सीसी का इंजन भी आता है, 450 सीसी का इंजन भी आता है. तो 250 को डिफरेंट टाइप ऑफ जंप्स चाहिए हैं और रेस ट्रैक और बेंड्स चाहिए, 450 को डिफरेंट टाइप से चाहिए. सो विद इन इवन वन कैटेगरी द अमाउंट ऑफ इंजन कैपेसिटी ऑफ द बाइक मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. अच्छा, ये लोगों को समझने की जरूरत है. बिल्कुल. एंड दैट इज वेयर इट. मैं अभी बच्चों को बेसिकली मैंने जो अपना क्लब में बनाया हुआ है उसका नाम है ट्रेल ब्लेजर्स. एज द नेम सजेस्ट्स,
I do not want to go in any beaten path. I want to create my own tracks. I want to trailblaze so that somebody can follow me. And number 2, बेशक मैं अब यूथ के अंदर शामिल नहीं रहा, लेकिन आई नो हाउ टू कॉन्टेक्ट यूथ बिकॉज आई हैव रिमेन्ड इन टच विद यूथ, आई नेवर लेफ्ट दैट. और इस वजह से आई नो व्हाट मेक्स देम क्लिक, आई नो हाउ टू एंगेज देम. सरप्राइजिंगली दे लिसन टू मी और मैं उनसे सीखता हूँ. एवरी सिंगल मीटिंग, एवरी सिंगल रेस, every single engagement with the youth teaches me more. शायद वो मेरे से इतना नहीं सीख रहे होंगे जितना मैं उनसे इंसान हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है और सीखने का अमल तो जारी रहता है. सर मुझे ये बताइएगा, जो आपके क्लब्स हैं उसमें एक तो आपने बताया कि आप बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाते भी हैं, क्या उनको एजुकेट भी किया जाता है थ्रू थेरीज या कुछ इस तरह का वर्क भी होता है कि उनको थोड़ा सा नॉलेज हो? जी, जहाज बगैर ट्रेनिंग की जिस तरह नहीं उड़ाया जा सकता, हैवी बाइक उस तरीके से बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के नहीं चलाई जा सकती. इस वक्त मैं जो कुछ प्रोग्राम्स अपने कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चों के साथ हैं, वो मैं भी इलेबरेट करता हूँ. कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने क्लब में ओपन किए हुए हैं, वो भी मैं इलेबरेट करता हूँ. तीसरी चीज़, मैं हुकूमत के साथ मिलके कुछ करना चाह रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस के साथ. ठीक है. देखिए, मैं गया एक दिन, मेरी ट्रैफिक पुलिस के एक वार्डन से मीटिंग हुई. ठीक है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, दे आर कीपिंग द स्ट्रीट सेफ. लेकिन देखिए, हर नॉलेज की एक एक्सपर्टीज होती है. मैंने वैसे ही खड़े होकर उसको एंगेज किया एंड आई आस्क्ड हिम कि what is the difference between a rider who is qualified and trained and licensed to ride 100cc और उसके आगे पीछे की engine capacity की बाइक को चलाना on the road, and what should be the qualification and the licensing with a person who is allowed or who should be allowed to ride a 500cc or a 800 or 1200cc bike on the same road. तो उसने कहा, सर मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए था, you know, but motorcycle the license. If you have ever traveled to Australia or the UK or US, you will go and see that getting a heavy motorbiking license is one of the most strenuous, most difficult and lengthy procedures. अच्छा. And heavy bike चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना सेफ्टी गियर पूरा कंप्लीट करना होता है. इट डजंट मीन कि आपने बस हेलमेट खरीद लिया, कोई एल्बो कवर पहन लिया. भाई आपने कौन सा हेलमेट पहना है, कौन सा आपने वो एल्बो गियर पहना है, कौन सा आपने नी गियर पहना है. ऑब्वियसली देखिए, एक हेलमेट की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 5,000 का भी मिल जाता है, ठीक है, और वो 5 लाख का भी मिल जाता है. तो हर कैटेगरी है. पीपल डोंट नो. मैं अभी किसी से भी एक ऑडियंस में पूछूं कि कैन यू जस्ट टेल मी ऑफ द कफ व्हाट इज अ 1 डॉट हेलमेट और अ 2 डॉट हेलमेट, नो, दे डोंट नो. ठीक है, तो ये अब हर रेस के साथ हेलमेट, इसी तरीके से ग्लव्स, इसी तरीके से नी पैड्स, इसी तरीके से एल्बो पैड्स. तो ये सारे के सारे जो हैं, दे आर, दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग है कि उस बाइक का वर्दी होना. इट शुड बी फिजिकली टेस्टेड, इट शुड बी टेक्निकली टेस्टेड कि वो कितने आरपीएम के ऊपर कितनी देर सस्टेन कर लेती है. ठीक है. थर्ड थिंग, उस बाइक की जो ऊपर बैठने वाला शख्स है, आया कि उस बाइक की हाइट और इसकी हाइट आइडियल है चलाने के लिए. मैं सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो टीवी पे, लेसन्स में, क्लासरूम में दे दूंगा. लेकिन अगर एक एडवेंचर बाइक चलाने के लिए एक लड़का मेरे पास आएगा कि मेरी 5 फीट 6 हाइट है, आई विल डिस्करेज हिम टिल द टाइम वो बाकी बाइक्स पे इतना एक्सपर्ट नहीं हो जाता और इंतहाई जरूरी नहीं हो जाता उसका एडवेंचर की तरफ आना, तब मैं उसको अलाउ करूंगा कि तुम एडवेंचर बाइक की तरफ. सही, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सर, आज आपसे मैं चाह रही हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सब एड्रेस हो जाए. पिछले सवाल के जवाब में आप ये जिक्र कर रहे थे कि अभी आप बहुत से प्रोग्राम गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी ला रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए भी कर रहे हैं. उनका मैं चाहूंगी आप स्पेशली गवर्नमेंट के साथ जो करना चाह रहे हैं उसका भी जिक्र करें. जी देखिए, मैं एज अ टेस्ट केस सबसे पहले तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके एक वर्कशॉप करना चाह रहा हूँ, पहले उनके अपने ट्रैफिक वार्डन्स की. ठीक है. जिसके बाद फिर उनके साथ मिलके मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ ऑन engaging the heavy bikers that are going on the streets for their own safety. ठीक है. In which case they will be given a proper they'll have to go through a proper licensing program जिसमें L1, L2 और L3 लाइसेंस होता है. L1 लाइसेंस देने की कुछ और शरायत है, L2 लाइसेंस के साथ आपको कुछ और परमिशंस मिलती हैं और L3 लाइसेंस के बाद आप जो है वो अपनी हैवी बाइक 100 की रफ्तार पे किसी हाईवे पे चला सकते हैं. नोबडी नोज दैट. और ये L3 लाइसेंस हासिल करने में साल का अरसा लग जाता है. दूसरा, मैं उनके साथ जो कोलैबोरेशन करना चाह रहा हूँ विद द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, उसमें आई एम आस्किंग फॉर देम अ स्पेस विद अ मिनिमम ऑफिस साइज बट अ स्लाइटली बिगर, समथिंग लाइक अ 500 बाय 500 मीटर्स की एक एसफॉल्ट का एरिया,
जहाँ पे उनका राइडिंग स्कूल बने, वहाँ पे मेरे पास बाइक्स ऐसी हों जो कि सेफ बाइक्स हों, उसके साथ आप गिर भी जाएं तो वो आपको इंजर नहीं करने देती, बिकॉज दे जस्ट टिल्ट, वो पूरी नहीं गिरती हैं। फिर वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाए एट स्लो स्पीड, एट हाई स्पीड, उनको ट्रेन किया जाए ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। और फिर उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं या वार्डन्स हैं जिनको बुला के मैंने उनकी वर्कशॉप करा के ट्रेन किया था, वो वहाँ पे आके उनका टेस्ट लेके उनको L1 के लिए अप्रूव करें, L2 के लिए, L3 के लिए। सेकेंडली उसी जगह को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ टू ब्रिंग इन दो स्पोर्ट्स जिनका अभी तक पाकिस्तान के अंदर नामो निशान भी नहीं है। एंड बिलीव यू मी, मैंने आई हैव ट्रेवल्ड अराउंड 11 कंट्रीज एंड आई हैव सीन मोटर बाइक्स एंड हैवी बाइकिंग गोइंग ऑन, और मैंने उनकी रेसेस भी देखी, बहुत क्लोजली फॉलो भी करता हूँ ऑन चैनल्स। जब आप पाकिस्तानी यूथ को देखते हैं तो पाकिस्तानी यूथ, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को विद इन 1 year ऑफ ट्रेनिंग दे कैन इजीली बीट देम एट देयर ओन गेम वेरी इजीली। बिल्कुल, उसके लिए दे नीड अ राइट मेंटर, दे नीड अ राइट पर्सन हु कैन ट्रेन देम, एंड दे नीड अ प्लेस वेयर दैट कैन बी हेल्ड। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि आप मुझे फैसिलिटेट करें इन गोइंग टू प्राइवेट फर्म्स जो कि मुझे स्पॉन्सर करें। किसी भी मुल्क में आप जाएं, देखिए गवर्नमेंट्स पैसे नहीं दिया करती। हम कहते हैं मेरे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सपोर्ट नहीं, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट्स डू नॉट गिव मनी, गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट बाय आस्किंग प्राइवेट entrepreneurs and big firms to fund those projects which are going to yield good results for youth or any other, जिसमें आप अच्छी जॉब्स लेके आ सकते हैं, जिसमें आप अच्छा पोटेंशियल लेके आ सकते हैं, जिसमें आप टैलेंट को हंट करके सामने लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। एंड दीज कंपनीज एज पर लॉ हैव ह्यूज CSR बजट्स, बट दे ओनली स्पेंड देम वंस द गवर्नमेंट टेल्स देम कि यार यहाँ पे आप लगाइए। अभी तक आप जितना कुछ भी कर रहे हैं अपनी ऑन मनी पे कर रहे हैं, अभी तक आपको कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स में कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन आते हैं तो उनका मेन सवाल ये होता है, मेन कंसर्न ये होता है कि हमें अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। आई होप कि इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज जाए तो आपको बहुत कुछ स्पॉन्सर हो। सर, मैं ये चाहती हूँ कि एक सवाल जो हमारे माशरे में हम रहते हुए हमारे माइंड्स में भी ये गर्दिश करता है, एक गरीब तबके की अगर हम बात करें, गरीब लोगों की, या फिर वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन शौक तो वो भी रखते हैं ना, शौक तो उनका भी है, तो क्या एक नॉर्मल बाइक राइडर भी अपना शौक पूरा कर सकता है थ्रू योर क्लब्स या फिर आपकी ट्रेनिंग से? एग्जैक्टली। तो अब जहाँ पे मैं, क्योंकि देयर इज सो मच टू से इन एवरीथिंग, ये जो मैं एरिया उनसे मांग रहा हूँ जहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा, लाइसेंसिंग ऑफिस भी बनेगा, और वहीं पे मैं स्पोर्ट्स, उसी प्रेमिसेस के अंदर स्पोर्ट्स भी कराना चाहता हूँ। वहीं पे आई विल परचेज एंड कीप माई ओन बाइक्स, ताकि किसी को खरीदनी ना पड़े। सो देयर विल बी ट्रेनिंग बाइक्स जिन पे एडिशनल सेफ्टी मेजर्स लगे हुए होते हैं, ताकि वो सीखते वक्त जो है बच्चों का एक्सीडेंट वगैरह गिरे ना। हर नई चीज, साइकिल चलाने में भी इंसान एक आध दफा तो गिरता है, बिल्कुल, तो इसलिए गिर के इंसान सीखता है। एग्जैक्टली। और जितना गिरना सिखाता है उतना ना गिरना नहीं सिखाता। बिल्कुल। तो मैं न सिर्फ ये कि चाहता हूँ कि वहां पे मेरे पास अपनी ट्रेनिंग की बाइक्स अलहदा हों, उसके अलावा स्पोर्ट्स कंपटीशंस जो 15 मैंने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, उनके लिए भी मेरे पास मुतअद्दिद बाइक्स खड़ी हों, ताकि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता दे कैन जस्ट गेट अ बाइक ऑन रेंट, जिसकी बहुत कम तादाद होगी उसके मुकाबले में कि जितनी आपको अपनी बाइक लेनी पड़ती है। एंड दैट विल नॉट बी सम मनी मेकिंग गिमिक, वो सिर्फ इसलिए होगा जस्ट टू कीप ऑन मेंटेनिंग दोज बाइक्स। बाइक के ऊपर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आता है, तो दैट अमाउंट जो मैं बहुत बेयर मिनिमम सोच रहा हूँ रखने की, उससे क्या होगा कि उसी अमाउंट से सिर्फ उन बाइक्स की जो वेयर एंड टेयर है वो सीधी होती रहेगी। तो दे कैन यूज दोज बाइक्स एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी कैटेगरी ऑफ रेसेस। This is something that nobody thinks about. This is somebody that nobody does. कि मैं क्यों बाइक खरीदूं और फिर लोगों को चलाने के लिए दूं और वो उसको तोड़े और गिराएं, नुकसान तो मेरा हो रहा है सारा। So we have to go a little beyond अपनी ज़ात से हटके, and we have to think कि अगर मेरे मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरे मुल्क की वजह से आज मैं कहीं पहुंचा हुआ हूँ, तो आज मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करता इसको, and I go and create opportunities for the others. देखिए, अब इफ दैट इज अ बिजनेस वेंचर, इवन इफ इट इज अ बिजनेस वेंचर, मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ, दैट फॉर्मूला इज AICWT। ठीक है, AICWT से मैं क्या बनाता हूँ, इट्स नॉट दैट AI। अच्छा, AI में AI दूसरा है। दिस A स्टैंड्स फॉर अल्लाह's फजल। ठीक है, अल्लाह का फजल सबसे पहले होना जरूरी है, वो उनके साथ होता है जिनकी नीयत सीधी होती है। ठीक है, उसके बाद I से बन जाता है द आइडिया।
आइडिया। You need to have an idea that will sustain and that will move ahead. और वो भी अच्छी नीयत के साथ ही आता है. So these both are interlinked. That is why they come in the beginning. AI. WCT या CWT जो भी आप कह लें, उसके अंदर C is your connections, जो कि हमारी इस उम्र में आके अब हो चुके होते हैं, छोटे बच्चों के नहीं होते हैं, लेकिन हम कनेक्शंस अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. CW के बाद ये होती है कि यू हैव टू हैव द विल पावर टू कीप गोइंग ऑन. हर बिजनेस में सेटबैक्स होते हैं, कुछ लॉसेस भी होते हैं, कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं विच यू हैव प्लान्ड फॉर. तो यू हैव टू कीप गोइंग बियॉन्ड दैट और अपने आइडिया को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए यू नीड टू हैव द विल. एंड द लास्ट T क्या हो सकता है? ट्रेनिंग. यस. मतलब बहुत अच्छा फार्मूला चाहिए और फिर आप दूसरों की ट्रेनिंग करें. बहुत अच्छा फार्मूला था जिसने मुझे भी माशाल्लाह से, मैं टू बी ऑनेस्ट कह रही हूँ यहाँ पर बैठ के कि मुझे भी आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. यकीनी तौर पर हमें देखने वाले भी आज बहुत कुछ सीख कर ही जाएंगे. मुझे सर ये बताइएगा कि एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं लड़कियों के हवाले से स्पेशली बात करना चाहती हूँ, क्या आपकी ये थिंकिंग में है कि आप बच्चों लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी ट्रेनिंग दें अपने क्लब्स में, या अभी दे भी रहे हैं? मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. अच्छा. और ये एक ऐसा ग्रे एरिया है हमारे मुल्क में, क्योंकि ऑब्वियसली हर बाप अपनी बेटी को जो है वो किसी मर्द से सीखने की इजाज़त नहीं देता, एंड फॉर सम गुड रीजंस, प्रोटेक्टिव रीजंस आर ऑलवेज गुड. ठीक है. उसके बाद ये है कि लड़कियां कदरे हमारे मुल्क में अभी तक ज़्यादा सिन्फ नाजुक वाली तरफ जो है वो चले हैं. बाहर आप अगर जाएं किसी मुल्क में तो वहाँ पे इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. डू यू नो कि स्टंट बाइकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस ऑफ दी स्पोर्ट्स, बाइकिंग स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. और क्या आपको पता है कि इस वक्त नंबर 1 स्टंट बाइकर कौन है? इट्स अ गर्ल. हर नेम इज सारा लेजिटो. उसने तमाम दुनिया की खवातीन और मर्दों को हरा के अपना पूरी दुनिया में लोहा मनवाया. एंड शी इज अ फ्रेंच बाइकर. तो अगर वो लड़की कर सकती है, और अगर आप उसको देखिए तो उसके जुस्से को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि शी इज अराउंड 5 feet 7 या 5 feet 6 आई थिंक. एंड हर total combined weight would be not more than 60 kg. अच्छा. And she rides 2,500 pound heavy bikes. Not only ride, उसके ऊपर स्टंट करती है. लेकिन अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको पता चलेगा she has fallen almost more than 500 times. ठीक है. तो she had that continuity and she had वही that बात आ गई ना कि जितना इंसान गिरता है उतना ही सीखते हैं. सर एक कॉन्सेप्ट है, हमने देखा है कि आजकल अगर आप बाहर यहाँ से इस ऑफिस से बाहर चले जाएं तो बहुत सी लड़कियां आपको बाइक पर नजर आ रही होंगी. बाइक राइडर्स लड़कियां भी हैं, चलाती भी हैं, और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अब आ रहा है. लेकिन बहुत से ऐसे घराने भी हैं, अगर आप हम 100 में से देखें तो 50% ऐसे घराने होंगे जो अब लड़कियां जहाँ पे थोड़ा सा बाइक वगैरह भी चला लेती हैं, या फिर स्कूटीज वगैरह भी, उनका भी कॉन्सेप्ट आ गया है. लेकिन 50% ऐसा माशरा भी एग्जिस्ट करता है जो अभी तक इजाजत नहीं देता. इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? आप उनको, उन वालिदैन को, उन घरों में क्या मैसेज देंगे, उनको क्या कहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरह से वो जान छुड़ाएं? जी बिल्कुल ठीक है. देखिए, उनका जो वालिदैन की जो परेशानी होती है वो ये कि अगर मेरी बेटी जो है वो उसके कहीं एक्सीडेंट होता है, गिर जाती है, खराश आ जाती है, ख़ासतौर पे चेहरे पे या हाथों पे या किसी ऐसी जगह पे, तो उनके लिए फिर बाद में जो है मसले मसाइल बनते हैं, रिश्ता तलाश करने में उनके लिए प्रॉब्लम होता है. दिस इज़ वन थिंकिंग, यस, और ये है काफ़ी हद तक हमारे सोसाइटी में तकरीबन है. लेकिन उसकी वजह ये है क्योंकि हम समझते हैं कि जो ब्यूटी है दैट लाइज ऑन द फेस ओनली. देखिए, चेहरा एक बहुत छोटा हिस्सा है किसी भी औरत की खूबसूरती का. बिल्कुल. उसकी ज़्यादातर खूबसूरती आती है उसकी ज़बान से और उसकी आँखों से. और यहाँ से क्यों आती है? क्योंकि ये दोनों उसके दिल की तर्जुमानी करते हैं. बिल्कुल. लेकिन इस चीज़ की लड़कों को और लड़के वालों को जो है वो एजुकेशन नहीं होती. एंड दैट इज़ वाई दे बेसिकली डू नॉट अलाउ देयर डॉटर्स. फिर उसके ऊपर उनको ये तालीम देने वाली भी ज़रूरी है कि जब आप प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं तो आप देखिए, दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होने वाली जो स्पोर्ट्स है, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी कैन स्टार्ट दैट, उसको कहते हैं मोटो GP. अच्छा. ठीक है. उसके अंदर एक एक बाइक जो है वो $1 million प्लस होती है. तो वो तो अगर बाइक इतनी महंगी है तो सोच रहे ट्रैक के ऊपर क्या एक्सपेंसेस आते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल व्हाइल बिफोर वी रीच देयर. उसमें भी खवातीन चलाती हैं और उनका भी कोई मसला नहीं होता क्योंकि उसका जो सेफ्टी इक्विपमेंट है दैट इज बिल्ट फॉर दैट. गिरती भी हैं, बाइक तबाह भी हो जाती है, लेकिन दे आर अनटच्ड, बिल्कुल अनटच्ड, बिकॉज ऑब्वियसली उसके ऊपर R&D हुई है, रिसर्च होती है बाहर बाकायदा. अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. एक बाहर की कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक
राइडिंग आउटफिट डिजाइन किया है. इट लुक्स लाइक ए नॉर्मल ट्राउजर एंड अ नॉर्मल शर्ट, लेकिन उसके साथ एक वायर निकली हुई होती है और वो वायर जो है आपकी बाइक के किसी भी एक पोर्शन के साथ कनेक्टेड होती है, सो दैट द मोमेंट अगर कहीं स्पीड में जाते हुए या कुछ भी होते हुए गिरे तो जाहिर है वो जो अभी मैंने इस पोजीशन में जा रहा हूँ तो मेरा एक डिस्टेंस है उस बाइक के हैंडल के साथ. अब मैं गिरूंगा, वो डिस्टेंस चेंज होगा, साइड पे होऊंगा, गिरे तो उसमें वो तार खिंच जाती है. इट्स अ शॉर्ट वायर. जैसी वो खिंचती है इन 1/100th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, उसके अंदर जो पॉकेट्स होती हैं उसमें गैस भरी हुई हो जाती है, वो इन्फ्लेट हो जाती हैं उस पॉड के खींचने से. एंड दे इन्फ्लेट एंड दे कैन प्रोटेक्ट, अल्लाह के फजल से ऑब्वियसली, बट दे कैन प्रोटेक्ट a rider who is traveling at a speed of 200 kilometers per hour and उसकी बाइक स्लिप कर जाए और गिर के लुढ़कता तकरीबन 200 फुट तक लुढ़कता हुआ जाए. तो वो उसके तमाम इम्पैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो कर देता है. जब वो ड्रेस उतारते हैं तो अंदर ऐसे होता है कि जैसे अभी बस कमरे से उठ के आ रहे हैं. हेलमेट इज देयर टू प्रोटेक्ट, नेक ब्रेसेस आर देयर कि गर्दन का झटका थोरैसिक को ना लगे, कमर की प्रोटेक्शन है उसमें, शोल्डर की प्रोटेक्शन है, नीज की प्रोटेक्शन. सो आई वुड से कि पहले वो वालिदैन जो हैं वो ये समझें, वो ये सीखें कि आज के माशरे में कितना जरूरी है. यस, और क्यों इंडिपेंडेंस देना जरूरी है और क्यों ये सिखाना जरूरी है. क्योंकि आपका बच्चा जब ये मोबाइल के ऊपर आ गया है ना, क्योंकि हम बाइक तो नहीं चलाने देंगे लेकिन मोबाइल फौरन दे देंगे. मैं तो ये प्रोपगेट कर करके थक गया हूँ हर जगह कि बाइक से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो मोबाइल है. exactly. दे देते हैं. अब उस मोबाइल से बच्चा जो है वो 24/7 सोने का टाइम हटा के, और सोने का टाइम भी कहाँ बचा उनके पास, फोन, पढ़ते हुए फोन, हर चीज में फोन का वो फोन उनको ट्रेन कर रहा है जो कि उनके वालिदैन को करना चाहिए है. बिल्कुल. अब जब वालिदैन नहीं अपने आप को अप टू डेट रखेंगे रिगार्डिंग एनी स्पोर्ट्स, एनी अपकमिंग यूथ की एंगेजमेंट, एनीथिंग दैट इज अ बज़वर्ड राइट नाउ इन द कंट्री, जब वो उसके साथ अपने आप को एब्रेस्ट नहीं रखेंगे तो हाउ विल दे टीच देयर किड्स. एंड इवन इफ दे वांट टू टीच देयर किड्स, द किड्स विल नॉट लिसन टू देम, क्योंकि उनकी बात और इनकी बात बहुत फर्क है. फर्क हो जाएगा. बच्चे ने इधर से सीखा हुआ है, वो बाप के पास या माँ के पास एडवाइस के लिए आ रहा है. माँ कहती है कि हांडी पकाई थी, फलाना किया था, तुमने वो हलवा बनाना सीख लिया, नहीं किया. और बच्चा कहता है आपकी टिपिकल बातें हैं. मतलब जाहिर है ना. तो क्योंकि अब माँ को ये नहीं समझ आ रहा, बाप को नहीं समझ आ रहा है ये क्यों कह रही है टिपिकल बातें. वो ही कहेगी किस किस्म के आजकल बच्चे आ गए. आप तो घर बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है, हम बाहर जाते हैं. एग्जैक्टली, हम सुना करते थे हर चीज, ये हमारी बात नहीं सुनते. दैट कनेक्टिविटीज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि अपनी उम्र के जो सारे लोग हैं या मेरे से कोई 10 से 1 साल ऊपर नीचे के जो लोग हैं उनको ब्रिज बनाऊं विद द यूथ. आई अंडरस्टैंड द यूथ and I take them to places where those places can help them. अब मैंने प्रोफेशन में, आर्मी के प्रोफेशन के बाद मैंने बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की. I have served as a vice president as well. I was highest grossing salesperson for consecutively 2 years. Why? क्योंकि nobody was tapping the youth. मैं यूथ को टैप करता था. कितनी बड़ी फोर्स है आपके मुल्क में. It's a huge force and you are neglecting them. नहीं, ये बेकार है भाई. क्यों बेकार है यार? देखो जब मोबाइल पे बैठे होंगे 15 सेकंड तक स्क्रॉल करते रहेंगे. What have you given them so that they don't scroll for 15 seconds? This is my question to them, to entrepreneurs, to business leaders, to government personalities, to parents. कि भाई you are asking for, you're looking for answers from your kid, but you're not telling them how to find those answers. ठीक है, आपने बच्चे को सिर्फ तालीम दी है बात सुनने की, टाइम से उठने की. आजकल तो सर तालीम भी मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक, कि शायद डिग्री भी एक पीस ऑफ पेपर ही है. उस पे भी स्किल्स बच्चों को ऐसा सच नहीं आती. जब वो मार्केट में आते हैं आफ्टर 4 years BS प्रोग्राम, तो उनकी जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो मार्केट से मीट ही नहीं करती. फिर वहां पर भी प्रॉब्लम होती है. सही, लोग तो कहते हैं ना कि डिग्री तो डिग्री होती है. लेकिन देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज. बिल्कुल. एक डिग्री हासिल कर लेना इज नॉट मेकिंग you knowledgeable. It is giving you the tools. It is telling you how to go. It is the practice of whatever you have learned over there that gives you the knowledge. Exactly. मैं बाइक चलाने के बारे में हर चीज YouTube से सीख सकता हूँ आज. मैं गिटार बजाने के लिए, मैं हारमोनियम बजाने के लिए, मैं जहाज उड़ाने के लिए, हर लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ना तब तक समझ नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि रियल इफेक्ट उसका क्या है. अब मैंने जो है वो अपने फादर इन लॉ को जो है वो हैवी बाइकिंग जो है उसमें पुश किया और आहिस्ता आहिस्ता सिखाया. माशाल्लाह इज 70+ एंड ही राइड्स रेगुलरली.
ठीक है, तो कुछ कभी कभार मेरी सास भी मेरे पीछे पड़ जाती है, अच्छा। तुमने किस चक्कर में लगा दिया इनको। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि सुबह फजर के फौरन बाद वो बाइक निकालते हैं और कहीं दूर पहाड़ों में पहुंचे होते हैं, अच्छा, तो वो वहां से सेल्फी भेज रहे होते हैं, देखिए मैं कहाँ पहुंचा हूँ, फिर मेरी शहादत आ जाती है। ये सारा तुम्हारा किया था। हाँ, बट ही has embraced that he is not an old person because of his age, and he will refuse to become an old person because of his mind. So he is also engaging, and that is why he finds it also easy to talk to his second generation. लेकिन अब जो है ना, I think the time has come that Pakistan should stop the brain drain जो कि हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन किसे कहा जाता था कि बच्चे जो है वो बाहर मजदूरी के लिए चले गए, साथ साथ पढ़ाई कर ली, साथ साथ और जॉब्स कर ली और फिर बाहर ही सेटल हो गए। ठीक है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में रहते हुए हो रहा है। दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं किसी एक घर में चला जाऊं जहां पे तालीम याफ्ता बच्चे मौजूद हैं, उनमें से अगर 2 या 3 बच्चे हैं, एक लाजमी फ्रीलांसिंग कर रहा है। और वो फ्रीलांसिंग किसके साथ कर रहे हैं? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। रिजल्टेंटली क्या हो रहा है? हिज ब्रेन इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय फॉरेनर्स, और वो जो फॉरेनर्स हैं वो उनसे पीनट्स के जरिए वो काम कराते हैं। बिकॉज हम तो बच्चा है ना, वो उसके पास प्रोफेशनल जॉब तो नहीं है। उसने अगर एक फ्रीलांस पे काम करके दे दिया, उसे कोई लाख रुपए पकड़ा दे, वो तो छत तक छलांग मारेगा। चलो मैं तो अब एक हफ्ते तक जो है ना अपने दोस्तों को और सबको लेके जाऊंगा। आई विल बिकम द जो है ना, अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हो जाएं, एग्जैक्टली। अब ये जो लाख रुपए के ऊपर ही हमसे काम करा रहे हैं ना, दे सेल दैट फॉर मिलियंस, एग्जैक्टली, फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें दे रहे हैं लाख रुपया। So the third project that I am currently trying to work on, जिसमें मैं इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं गवर्नमेंट से अपनी आस कर रहा हूँ, वही एक जगह जो मैंने उनसे मांगी है, उसी एक जगह के अंदर I have 2-3 ideas. Currently I can't share those because they are a bit secret. तो उन आइडियाज को मैं उसी एरिया के अंदर इनबिल्ट ऐसे करूँगा कि जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं जो बाहर सबके लिए जो काम कर रहे हैं और बाहर दुनिया, वो पाकिस्तान के लिए हो, अपने लिए हो, they should be able to given over here. They will be given job security. They will be given a local talent. इसकी वजह से उनको घर से उठा के दफ्तर तक पहुंचाना होगा, so that they they don't just बिस्तर से निकले ना मुंह धोया ना कुछ, उधर ही बैठ गए, लैपटॉप खोल के उधर ही से लेट गए और वहीं से सुबह से रात हो गई। Exactly, that is doing so much bad for their health. So what I am trying to do is youth engagement, because youth is such an untapped potential. जिस तरह हमारे मुल्क में कहते हैं ना कि हमारे जो दरिया हैं वो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है एनर्जी जनरेशन का। ठीक है, उनको नहीं किया जा रहा, वो डैम्स नहीं रिक्विजिट बन रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहना मैंने शुरू में कह दिया था कि कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। व्हाई वुड जस्ट गोइंग अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक इन सपोर्ट ऑफ दोज पीपल जो नहीं डैम्स बनाते। मैं ये कहूँगा कि देखिए, डैम बनाने का जो काम है वो तकरीबन कम अज कम 4 से 5 साल का काम है, इफ नॉट लॉन्गर। अगर आपने कम अज कम एक ऐसा डैम बनाना है जिसमें आपको 4 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट बिजली मिल जाए, तो उस डैम को बनाने के लिए जो मिलियंस एंड बिलियंस आपको चाहिए हैं, वो मैं अगर अपनी हुकूमत से लगा दूंगा तो मेरा तो खत्म हो जाएगा टेन्योर। जब वो डैम फायदे देना शुरू करेगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, पानी को सेव करेगा, बिजली बना के देगा, वो होगा नेक्स्ट। पता नहीं सर ये मसाइल हमारे कब हल होंगे। बैक टू द टॉपिक, मैं ये चाह रही थी आपसे बहुत सारी चीजें पूछूं। आपका फेवरेट बाइक कौन सा है और क्यों? I am in love with my KTM. अच्छा, एक हैवी बाइकर जो कि प्रॉपर बाइकर होता है, वो अपनी बेगम से ज्यादा अपनी बाइक से मोहब्बत करता है। उसको छूने की इजाजत नहीं देता, उस पर बैठने की किसी को इजाजत नहीं देता। See, KTM is an Austrian brand and they are world leaders in super powered engines. उनकी जो पिक होती है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, उनकी जो बेसिक हॉर्स पावर होती है, और उससे रिक्विजिट जब वो स्पीड अवेलेबल हो जाती है, उसकी जो बैलेंसिंग है एंड एट द सेम टाइम उसकी जो ब्रेकिंग की टेक्नोलॉजी है, दैट इज सो सेफ येट सो पावरफुल, दैट गिव्स यू अ थ्रिल। मर्द जो है, जो मर्जी आप कर देना, उसको थ्रिल चाहिए ही चाहिए है। तो वो थ्रिल बजाय गलत कामों में लगे, वो थ्रिल आप लगाएं एक हेल्दी काम में। अच्छा, और इस वजह से उस पे रेसिंग की? मैंने उसमें अभी तक जितनी रेसेस की है, मेरा एक दोस्त सुन रहा होगा और वो गुस्सा हो रहा होगा क्योंकि उसने एक दफा मुझे हराया था। लेकिन ये कि मैं ये कहूंगा कि उस एक रेस के अलावा बाकी किसी रेस में आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया। इट्स अ पावरफुल बाइक। उस पे क्यों हारे थे आप? जो दूसरी बाइक थी, वो इसलिए क्योंकि वो एक 1800 सीसी बाइक है। उसका 1800 का, मेरी जो बाइक है दैट्स 1200 सीसी। तो पहले तो 600 सीसी का फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि वो जो बाइक है वो
पावर के लिए बना दी गई, मसल के लिए बना दी गई। इट सेल्स लाइक पकौड़े समोसे, हर बंदा खरीदने के लिए तैयार है उसको बिकॉज ऑफ द sheer पावर दैट बाइक गिव्स। बट यू नो व्हाट दैट बाइक इज कॉल्ड, उस बाइक की कंपनी का नाम नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियसली मार्केटिंग रीजंस, लेकिन उस बाइक को जो उर्फे आम में कहा जाता है दैट इज विडो मेकर। अच्छा, जितने मर्दों का उस बाइक को चलाते हुए ऐसा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कि जिसको अपनी जान से गए, इतना किसी और बाइक पे नहीं है। दैट्स व्हाई आई डोंट गो टू दैट बाइक। इट इज इंटरनेशनली नोन एज अ विडो मेकर। इट्स 18, अभी देखिए आपकी गाड़ियों में 1800 सीसी का इंजन जो है वो ऑल्टिस ग्रैंडी के अंदर है, ठीक है। तो 1800 सीसी आप 2 पहियों के ऊपर लगा रहे हैं और एक बंदे का वजन को खींच रहे हैं। यही वजह थी आपके हारने की, ठीक है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये जो लोग अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग रेसिंग या फिर राइडिंग के दौरान व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ये खतरनाक अमल है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है और मैं तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। देखिए इसके 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि जो चला रहा है ही इज ऑलरेडी डूइंग बाइकिंग, ठीक है। तो बाइक, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा कि बाइकिंग क्यों एक थेरेपिस्ट, आप बेशक लिख लीजिए ताकि मैं भूल ना जाऊं, ये सवाल आप मुझसे जरूर करिएगा। तो एक तो क्यों है, हाँ ये जरूर मुझसे सवाल करिएगा। अच्छा, बाइकिंग जो है वो एक तो वो कर रहा है, सो ही इज रियली एंजॉयिंग, ठीक है। सेकेंडली, ही इज ब्रिंगिंग द हिडन जूल्स ऑफ आवर कंट्री इन फ्रंट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, जिससे हमारा टूरिज्म बहुत बूस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है टूरिज्म हमारा, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको अपने चैनल पे भी चढ़ाता है, उस पर भी उसको मोनेटाइजेशन मिल जाती है, एंड देन व्हेन ही बिकम्स वेरी सक्सेसफुल, फिर वो मार्केटिंग की भी कोलैबोरेशन वगैरह आ जाती है, तो उसका भी फायदा इस तरह भी हो रहा है। और तीसरी चीज ये है कि जो एडवेंचर बाइकिंग है, क्योंकि आपने मुझसे अभी पहले सवाल किया था कि KTM आपकी फेवरेट बाइक क्यों है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रेस। अच्छा, ठीक है, दैट इज जस्ट वन फैक्टर इन दैट KTM, कि वो आपको सेफ हाई टॉर्क और सेफ ब्रेकिंग और सेफ रोड ग्रिप देती है। यस, देखिए वैसे तो मैं अभी शुरू कर दूं तो 20 मुख्तलिफ किस्म की बाइक्स की कैटेगरीज गिना दूंगा, लेकिन 3 मैं लेमन और आम आवाम के लिए 3 बड़ी कैटेगरीज जो है वो हमेशा बताया करता हूँ। एक बाइक होती है वो जो बहुत चौड़ी सी सुपर स्पोर्ट्स टाइप की होती है, इसमें झुक के आगे चलाना पड़ता है, ठीक है। एक वो बाइक होती है दैट इज स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। उसको तो किसी रफ, यानी रफ से मुराद वो खराब घटों वाली नहीं, अच्छी रोड लेकिन जिसकी ग्रिप अच्छी है, चिकनी नहीं, जिसपे स्लिप होने का खतरा ना हो, तो ग्रिप वाली एक रोड के अलावा वो बाइक कहीं चलानी ही नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रोड अगर वैसी मिल भी जाए तो फिर भी वो किसी ऐसी जगह पे नहीं चलाई जानी चाहिए जहां पे बाकी ट्रैफिक हो, क्योंकि इन बाइक्स को आप स्लो चलाएंगे तो इनका इंजन ओवरहीट होकर सीज हो जाएगा। अच्छा। इनको आप फास्ट चलाएंगे तो इनका एयर इनटेक जो है वो उसको ठंडा रखेगा, लेकिन इतने में एक्सीडेंट का खतरा है, क्योंकि हमारी तो ट्रैफिक के हालात आपको पता है। तो एक तो कैटेगरी वो हो गई, और वो बाइक ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट एट अ स्ट्रेच चलाई जा सकती है, उसके बाद वो थका देती है बिकॉज ऑफ दैट अननेचुरल पोस्चर जो आप आगे की तरफ झुकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बाइक्स जो है वो क्रूजर बाइक्स होती हैं। अब आपने देखी होगी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवीज वगैरह देखी होंगी, वो बड़ी बाइक्स चलाते हैं, इस तरह हाथ रखा, बाजू ने यहाँ रखा हुआ है, ऐसे लग रहा होता है जैसे मतलब उड़ के भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली, वो चॉपर्स होती हैं, वो क्रूजर्स होती हैं, ये बहुत स्टाइलिश बाइक्स होती हैं। हम जैसी उम्र के लोग ज्यादातर वही चलाना पसंद करते हैं। हालांकि मेरे जो ससुर हैं वो इतने बूढ़े नहीं हैं, आप सुन लीजिए, लेकिन ये कि वो भी वही चलाते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें एक बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर होता है, ठीक है। और जैसे कि इंसान सोफे पे बैठता है, टांगे सामने फैली हुई, क्योंकि उसके आगे कंट्रोल्स हैं, उसके फॉरवर्ड माउंटेड है, और इसी तरीके से जो है वो स्लो चलने वाली बाइक है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, लिहाजा अगर कोई छोटा स्पीड ब्रेकर वगैरह भी आ जाता है तो वहां पे बिल्कुल जीरो करनी पड़ती है। सो वो ऐसी कंट्रीज में और ऐसी लोकेशंस पे चलानी बहुत रिकमेंडेड है जहाँ पे हाईवेज हैं और जिनके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। हमारे हाईवेज मोटरवेज जो है उनके ऊपर अभी तक क्रूजर ले जाने की इजाजत ही नहीं मिल रही है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन, यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट इज हैपनिंग। तीसरी जो बड़ी कैटेगरी जो मैंने बताई वो है एडवेंचर बाइक। एडवेंचर बाइक जो है, अब देखिए अगर कोई ऑफ रोडिंग आपने करनी है तो आप किसी ऐसी ऑफ रोडिंग पे जाना है तो ऐसी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे जिसकी रोड क्लियरेंस बहुत कम है, वो नीचे से लगेगी खराब होगी। बिल्कुल, आप ऐसी 4x4 गाड़ी लेके जाना चाहेंगे जिसकी क्लियरेंस भी ज्यादा है, जिसकी सस्पेंशन भी उसको हैंडल कर लेती। सिमिलरली ये जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं इनकी क्लियरेंस ज़रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी सीट हाइट ज़्यादा होती है, और इसी वजह से उसको चलाने के लिए थोड़ा सा लंबा कद चाहिए होता है।
प्लस उसके जो बैठने का तरीका है वो बिल्कुल इस तरह है, और उसका जो हैंडल है वो आपको साइंटिफिकली रिसर्च के साथ ऐसी जगह पे प्लेस किया जाता है कि मैं अगर चला चला के थक गया हूँ तो मैं बड़े ही आराम से खड़ा होकर उसको चला सकता हूँ इक्वली आसानी से। जितना ये नॉर्मल 70 सीसी 100 सीसी फिर रही है ना बाजार में, इनको खड़े होकर चलाना बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, एंड दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो बाइक्स हैं इनको क्यों इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो बैठ के या खड़े होकर चलाएं। इट इज एज सेफ एंड एज कंफर्टेबल एंड एज बैलेंस। पोस्चर भी खराब नहीं होता इंसान का, पोस्चर खराब नहीं होता। और फिर ये बाइक्स बनी हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। सो इफ आई वांट टू गो, जिस तरह मुख्तलिफ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, अब अगर मैंने 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर जाना है तो बैठे बैठे तो दर्द हो जाएगा मुझे। कमर में दर्द हो जाएगा, मेरी टांगों में होना, मेरे घुटने फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, तो मैंने कभी खड़े होना है कभी। सो ये जो फ्रीडम ऑफ मूव है ये आपको एडवेंचर बाइक देती है। सो eventually to be able to ride anywhere you should graduate onto an adventure bike। कुछ ऐसी भी आ रही है जिनकी थोड़ी सीट नीचे भी है for people who are like 5'6", 5'4", 5'5" even, लेकिन ज्यादातर जो है आइडियली 5'7" एंड अबव के लिए होती है। एक रेसिंग के दौरान आपको कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपके पास नेसेसरी होने चाहिए लाजमी, और उनकी क्वालिटीज किस तरह से होनी चाहिए? आपके ग्लव्स, आपका हेलमेट या फिर बाकी चीजें? देखिए, आपके पास कम से कम एक डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। अच्छा। उसकी पीछे डॉट सर्टिफिकेशन लिखी हुई होती है, उसका एक 3D स्टिकर होता है उसके ऊपर जो लगा हुआ होता है। डॉट सर्टिफाइड हेलमेट्स को क्रैश टेस्ट किया गया होता है डमीज को पहना के, ताकि वो देखें कि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट होता है या स्लिप करके गिरते हैं तो वो टूटा नहीं टूटा, उसने कितनी फोर्स अंदर ट्रांसफर की, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसकी जो मेक है उसने ऐसे मेक बनाया हुआ है कि मेरी गर्दन जो है रिलेटिवली थोड़ी सी स्टिक हो गई है, ताकि झटका भी ना लग गए तो गर्दन के भी टूटने का खतरा ना हो। तो डॉट सर्टिफाइड हेलमेट तो होना लाजमी है इन रेसिंग। उसके बाद ऑब्वियसली गिरते हैं तो हम गिरने वक्त अपने बाजू से अपनी रोकने की कोशिश करते हैं अपनी फॉल को, तो उसके लिए ग्लव्स ऐसे होने चाहिए जो कम से कम यहाँ से पैडेड होते हैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ से पैडेड होते हैं ताकि नकल्स के ऊपर जोर ना आए, डिसलोकेशन ना हो। उसके बाद शिन गार्ड होता है क्योंकि वो रगड़ने से यहाँ पे छिलके और फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो होने चाहिए। फिर तीसरा यहाँ पे एल्बो गार्ड होता है, वो आप अलहदा से पहन लें, या आप जो है वो एक वेस्ट आती है बाइकिंग की रेसिंग के लिए, वो पहन लें जिसमें ये सारे गार्ड्स होते हैं। तो उसमें एल्बो गार्ड होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसमें शोल्डर गार्ड होता है, उसमें ये कॉलर बोन गार्ड होता है, उसके अंदर ये स्प्लीन का गार्ड होता है, उसमें कमर की रीढ़ की हड्डी का गार्ड होता है। फिर इसी तरीके से जो ये एक ड्रेस है पूरा, ये एक जैकेट है सिर्फ। अच्छा, जैकेट है। और ये या तो आप अलग-अलग वो सारे ग्लव्स वगैरह और अलग सारी चीजें पहने वो अलग भी मिलती हैं। दे आर लिटिल कॉस्ट इफेक्टिव। वो थोड़ी सी जैकेट वगैरह जरा कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाती है। एक अच्छी जैकेट कम से कम 25,000 रुपए की आ रही होती है, जिसके अंदर इनबिल्ट ई प्रोटेक्शन होती है। फिर उसके बाद कुछ राइडिंग जीन्स आती हैं, राइडिंग ट्राउजर्स आती हैं, जिनके अंदर जो दरमियाने सतह की पाकिस्तान में मिल जाती हैं, जिनसे कम से कम ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा बचत है। वो भी तकरीबन 18 से 20,000 तक की मिलती हैं ट्राउजर्स। उसके अंदर ये साइड पे आपका हिप गार्ड होता है, पीछे टेल बोन का गार्ड होता है, फिर वो थाई गार्ड है, नी गार्ड है। उसके अलावा जो शूज़ आपको इसके लिए पहनने चाहिए वो इस तरह के हैं जिसमें टो सख्त होता है, तो उसमें आपकी टोज बची रहती हैं। फिर उसमें एंकल का गार्ड होता है टखने का, वो भी पैडेड होता है और वो थोड़ी ऊपर आई भी होती हैं, आधे शिन से ज़्यादा कवर करती हैं। तो इस तरीके से कहीं शिन जाके टकरा भी जाए मोटरसाइकिल के हिस्से से किसी से, तो टांग की हड्डी टूटने का खतरा नहीं रहता। तो ये कम से कम वो राइडिंग बूट्स, राइडिंग जीन्स, राइडिंग जैकेट्स नहीं ले रहे तो अलहदा जो गार्ड्स हैं वो ले लें, और ग्लव्स प्लस दैट डॉट सर्टिफाइड हेलमेट। ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लास्टली मुझे सर ये बताइएगा कि बाइकिंग क्यों थेरेपिस्ट है? Oh yes, what a wonderful question to finish this talk today on। देखिए, इसकी बहुत मशहूर सेइंग है जो मैं अक्सर लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि आपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जो बिल्डिंग होती है उसके बाहर मुतअद्दिद गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी होंगी, हैवी बाइक कभी खड़ी नहीं देखी होगी। बिल्कुल। A heavy biker does not need a therapist because the heavy bike is its own therapist. Reason number one, आप गाड़ी में बंद नहीं हैं, you are out sitting on the bike, you're breathing fresh oxygen। जो हम घरों से कब निकलते हैं, हम दफ्तरों से कब निकलते हैं, तो जब तक हम बाहर नहीं निकलते तो हमें वो फ्रेश ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन हो जाती है। फिर अगर किसी एक शहर के अंदर भी आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं
तो बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ओवर देयर, उसकी जो स्मॉग की और डस्ट की सेटलमेंट है इन द एयर, उसकी वजह से वो जो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन आपको लेनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही नहीं है। मिलता, बिल्कुल। सो व्हेन यू गो ऑन अ बाइक टू माउंटेनस एरियाज, आप चाहे ज्यादा दूर नहीं नथिया गली तक चले जाएं, जो कि हमें जाने में 1.5 घंटा लग जाता है, बाइक में, गाड़ी में ज्यादा लगता है, तो उसकी वजह से वो जो क्लीन ऑक्सीजन ऊपर है, जो दरख्त है, वो यू आर ब्रीदिंग दैट इन, तो एक तो उससे आपकी वेल बीइंग बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई हांडी बना रहा हूं तो साथ साथ में मैसेजिंग तो निकाल सकता हूँ, लेकिन बाइक चलाते हुए नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो आई एम कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन माई राइडिंग। मैं अपने मोबाइल पे नहीं जा रहा। जब मोबाइल पे इंसान जाता है तो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस आते हैं। कभी किसी को लीक का कुछ पता चलता है कि उसके साथ कुछ हो गया, वो घर की टेंशन आ जाती है। और घर की टेंशन का मतलब बेगम नहीं है, घर की टेंशन खर्चे अखराजात हैं, ये ले आओ वो ले आना रास्ते में। हाँ, और उसने फिर वो अर्निंग करनी है, घर की लाइबिलिटीज होती हैं, कभी पंखा नहीं चल रहा, कभी कुछ हो गया, मोटर जल गई। सो ये स्ट्रेसेस हैं, छोटे छोटे स्ट्रेसेस हैं। तो वो आप जब बाइक चला रहे हैं तो यू कांट टेक्स्ट ड्यूरिंग बाइकिंग, तो ये वो आपके हाथ भी मुसलसल उसमें लगे हुए हैं। थर्ड, दुनिया के अंदर जो बड़ी एज में आके सबसे ज्यादा डिमेंशिया की बीमारी हो रही है, सबसे ज्यादा अल्जाइमर्स की बीमारी हो रही है, सही, ये इसकी वजह क्या है? जब हम थोड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, मैं चले अपने आप को शामिल कर लेता हूँ उनमें, कि जब हम 50 प्लस क्रॉस कर लेते हैं तो हम कहते हैं यार बस कर ली बड़ी मेहनत, अब बच्चे ही बड़े हो गए, वो कमा रहे हैं ना, सब कुछ मेरी पेंशन लगी हुई है या व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, इट इज इनफ फॉर मी, और मैं बैठूंगा चैनल देखता रहूंगा। ये जो मैं सारा दिन इनएक्टिव बैठा हुआ हूँ और सारे दिन मैं स्ट्रेस से भरी हुई चीजें सुन रहा हूँ, दैट इज गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस टू माय माइंड, जिसकी वजह से मेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा जल्दी से वक्त से पहले बूढ़ा भी हो रहा है, बीमार भी हो रहा है। फिर अगर आप एक इंटरनेशनल रिसर्च पे जाएं, व्हेन यू स्टॉप यूजिंग बोथ योर हैंड्स एंड बोथ योर लेग्स, तो आपका मोटर कंट्रोल बहुत कम होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो आपकी मोटर नर्व्स को कंट्रोल करता है, वही आपका हिस्सा जब साकित हो जाता है तो सबसे पहले अल्जाइमर्स वहीं से शुरू होता है। मेमोरी लॉस का फंक्शन वहीं से होना शुरू होता है, क्योंकि आपने जब बार बार देखिए, मैंने अभी राइटिंग करनी है, ठीक है, तो माय ब्रेन रिमेंबर्स कि इसने ए कैसे बनाना है, बी कैसे बनाना है, सो दैट ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली यूटिलाइजिंग व्हाटएवर इट हैज लर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से जब मैं बैठ के कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरा ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा। उसके बाद वो आइसोलेशन में जाएगा, उसके बाद वो एंजाइटी में जाएगा, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाएगा। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, आप वो लेफ्ट पाव में भी आपने फौरन क्लच भी चेंज, वो गियर भी चेंज करना है, राइट से आपने माइंड आपको कांस्टेंट होगा ना कि ये चीजें मुझे करनी है। मुख्तलिफ किस्म की रोड आ रही है, आपने उसको एंगेज करना है, स्पीड नीचे ऊपर करनी है, बॉडी का वेट शिफ्ट करना है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, थेरेपी की थेरेपी हो रही है। दैट इज द थेरेपी। व्हेन यू डू फिजिकल एक्टिविटी एंड यू एंजॉय दैट एंड यू हैव अ गुड ऑक्सीजन ट्रीटिंग यू, तो इससे बड़ा थेरेपिस्ट क्या है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग अस टिल द एंड। स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज।